हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे इतिहास के गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य है इसका जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त हुआ। कौन? श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। घटोत्कच के बाद इसका जो उत्तराधिकारी आया वो आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के यानी जो संस्थापक थे, यानी कि जिसने स्थापना की वो थे श्रीगुप्त। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद घटोत्कच के बाद कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त आया, फिर विष्णुगुप्त। यानी कि जो अंतिम साम्राज्य शासक था वह विष्णुगुप्त था। जो अंतिम राजा था वो कौन था? विष्णुगुप्त था। तो ये क्रम आप एक दो बार लिख के याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि इस दिए गए राजाओं का क्रम बताइए, दिए गए शासकों का क्या कीजिए, क्रम बताइए। तो चलिए आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि इसने 320 पे गद्दी पे बैठा और इन्होंने महाराजा धीराज, किसके? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी से, किससे? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। और इन्होंने क्या 320 में गुप्त संवत की शुरुआत की। तो जो गुप्त संवत शुरू किया था, किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 में गद्दी पर बैठा। इससे देखिए फैक्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्होंने क्या किया? आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन आर्यावर्त और दक्षिणावर्त को पराजित करने के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसे कविराज की उपाधि भी दी गई। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की। और यह संगीत से बहुत प्रेम करता था। यह क्या करता था? संगीत से बहुत प्रेम करता था। इसके लिए इन्होंने सिक्कों पर वीणा वादन कराया। इसी खुशी में उन्होंने क्या किया? सिक्कों पे जो था वीणा वादन कराया था। इसके दरबार में एक कवि हुआ करता हरिशेण, जो कि जिसने इलाहाबाद प्रशास्ति, जो इलाहाबाद की जो प्रशास्ति है उसी को इन्होंने लिखा था। हरिशेण ने। किसने लिखा था? हरिशेण ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह जब गद्दी पे बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था जब गद्दी पे बैठा, इन्होंने जब ये गद्दी पे बैठा उस समय 380 क्या था? चंद्रगुप्त जो बैठा तो 380 में, इन्होंने 380 में गद्दी पे बैठा। तो इससे फैक्ट क्या पूछ सकते हैं या इससे फैक्ट क्या बनता है, ये देखते हैं। चीनी यात्री फायान, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। शकों पर विजय मिलने पर, यानी कि जब इसका शासन था तो शकों ने आक्रमण किया था, तो शकों पर विजय मिलने पर इन्होंने सिक्के चलवाए। क्या करें? सिक्के चलवाए थे। क्या कराए थे? सिक्के चलवाए थे। और उस समय के जो मुख्य स्थल थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये विद्या के केंद्र थे। क्या थे? यह विद्या के केंद्र माने जाते थे। इसके दरबार में 9 रत्न विद्वान रहा करते थे, जिसको नवरत्न कहा जाता है। इसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, जिसको नवरत्न कहा जाता था, जिसमें से मुख्य थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहर और वीरसेन। देखिए, ये जो कालिदास थे ये क्या थे? महाकवि थे। जो धन्वंतरी थे वो कौन थे? ज्योतिषी थे। अमर सिंह कोशकार थे। जो वारामिहर थे वो खगोल ज्ञाता थे। जो वीरसेन था वो क्या था? व्याकरण ज्ञाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका आता है कुमारगुप्त। क्या आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन क्या?
कुमार गुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय, क्या नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। और जो कि यह माना जाता है कि आगे चल के बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कंदगुप्त। देखिए जो स्कंदगुप्त था, जब कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया, स्कंदगुप्त जो था वह सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करा। यह इसने क्या किया, सुदर्शन झील का फिर से उद्धार किया। इसी के शासनकाल पे हुणों ने आक्रमण किया था और इन्होंने उन लोगों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसके बाद इसका अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, विष्णुगुप्त। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्वर्ण मुद्रा, जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राज्य चिन्ह जो था वो क्या था, गरुड़। इनका राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़ था। इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। इनकी राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र लिखा। विष्णुगुप्त ने क्या लिखा, पंचतंत्र। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे। वाराहमिहिर जो थे वो बृहद संहिता लिखा। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला जो इस समय इनके दरबार में रहते हुए रचना की थी। तो ये थे गुप्त साम्राज्य से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को हमने बताया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे एजुकेशन केयर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।